नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और आज बात होगी यूपी के पटेल पावर की। बात इसलिए क्योंकि 2022 के चुनाव हो या आज़ादी के बाद हुआ पहला चुनाव हो, उस चुनाव से लेकर इस चुनाव तक उत्तर प्रदेश में पटेलों की अहमियत लगातार बरकरार है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि यूपी का पटेल पावर क्या है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 2022 के चुनाव में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ही पटेल वोटरों को साधने पर जुटी हुई है। गुपचुप तरीके से मायावती भी इन वोटरों को साधने का पूरा प्रयास कर रही हैं। तो आखिर ये वोटर इस चुनाव की स्थिति में इतना अहम क्यों हो जाता है? पहला सवाल तो ये। इसके साथ दूसरा सवाल ये कि इसकी कितनी प्रतिशतता है, कितनी आबादी है और किन सीटों पर यह दमदारी से अपना प्रतिनिधित्व दिखा पा रहा है। और तीसरा और सबसे मौजूदा दौर का बड़ा सवाल कि आखिर इतनी आबादी के बाद भी इस समाज की राजनीतिक पैठ और हैसियत एक सीमित स्थिति पर ही क्यों तय हो गई है। पहले सवाल के साथ शुरू करेंगे कि यूपी का पटेल पावर क्या है। उससे पहले जानिए कि पटेलों की जो जातिगत इतिहास है, जिसे कुर्मी संबोधित भी किया जाता है, वो कैसा है। अगर सीधे तौर पर देखें तो वो जाति जो कुर्मी का अर्थ है, जो जुड़ी हुई है किसानी से, खेती से, जिसका संबंध सीधे खेतों से है। अब बात करेंगे अगर ज्योग्राफिकली आधार पर, आप भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी देखें तो जिन जिन इलाकों में खेतिहर जमीन ज़्यादा है वहाँ पर पटेलों की संख्या अपने आप ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। उत्तर प्रदेश को भी अगर आप अध्ययन करेंगे तो शहरी इलाकों की तुलना में जो ग्रामीण इलाके हैं, जहाँ की आबादी ग्रामीण है, जहाँ खेती के पेशे पर ज़्यादा लोग निर्भर हैं, वो सब क्षेत्रों में कुर्मी और पटेलों की संख्या अधिक है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि लगभग जब आप देख रहे हैं कि 70 से 80 ऐसी सीटें हैं विधानसभा की जहां कुर्मी मतदाता इस स्थिति में है कि वो अगर पूर्णता मतदान करता है, 1931 का जो कास्ट सेंसस है, जिसके आधार पर आप हर वर्ष हुई वृद्धि के आधार पर जो आप जातीय आंकड़े निकालते हैं, तो वो इस स्थिति में है कि अगर पूरा कुर्मी मतदाता अपनी विधानसभा पे मतदान करता है किसी एक व्यक्ति को, तो वो जीतने की स्थिति में खड़ा है। अब दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अगर इतने पटेल समाज इतना बहुतायत में, इतनी ज़्यादा संख्या में मौजूद है, तो फिर इतने नेता क्यों नहीं हैं, बड़ी पार्टियों का प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, आखिर छोटे नाम ही चर्चा में क्यों आते हैं। तो इसकी बड़ी वजह है कि जो पटेल समाज, जो कुर्मी समाज है, ये उपजातियों में बटा हुआ है, जिसको लेकर के लंबा काम भी किया गया है। लगभग 17 से 18 उपजातियां हैं जिनमें कुर्मी और पटेल समाज बटा हुआ है। इन उपजातियों में अंतरजातीय विवाह का भी स्कोप नहीं था लंबे समय तक। तो इस वजह से जो पाटीदार समाज था, जो पटेल समाज था, जो कुर्मी समाज था, जो वर्मा हैं, जो काछी है, जो कहार हैं, ये तमाम लोग छोटे छोटे समुदायों में बटे हुए थे। लेकिन 1985 के आसपास मंडल कमीशन आता है और स्थितियां बदलती हैं। आप देखिए कि देश की आज़ादी की बात करें या आज़ादी के बाद से 20 साल तक इस देश को नया स्वरूप देने की बात करें, सरदार पटेल वहाँ भी मौजूद थे और पटेल समाज वहाँ भी अपना प्रतिनिधित्व दिखा रहा था। इसके बाद जब 1985 का दौर आता है और ये कमीशन की रिपोर्ट्स लागू होती हैं, तो पटेलों को सामाजिक और कुर्मियों को सामाजिक हैसियत के आधार पर कुछ अधिकार तो मिलते हैं, लेकिन जो राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है वो वहाँ से शुरू होती है। फिर आप उस दौर को अगर बारीकी से अध्ययन करते हैं तो 95 में डॉक्टर सोनीलाल पटेल अपना दल का गठन करते हैं, वहाँ से कुर्मी राजनीति का उत्तर प्रदेश में उदय होता है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि देश के तमाम वो राज्य जिनमें हिंदी भाषा बेहतरी से बोली जाती है और जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं, उनके भीतर भी उसी दौर में कुर्मी राजनीति का उदय होता है। चाहे आप वो बिहार को देखें, चाहे आप गुजरात को देखते हैं, आप राजस्थान को देखते हैं, मध्य प्रदेश को देखते हैं, इन सभी राज्यों में जब ये राजनीतिक उदय होता है तो उसके बाद 1990 का वो उदय, और जब राजनीति अपनी परिभाषाएं और अपने काम करने के तरीके बदल रही थी, जो तमाम पिछड़े तबके के लोग थे जिन्होंने लंबे समय तक जातिगत संघर्ष देखा और छुआछूत को झेला, वो अब इस चीज़ से उबर रहे थे। सामाजिक न्याय की बात शुरू हो गई थी। कांशीराम भी अपने उस आंदोलन को जो जातिगत भेद मिटाने के लिए चल रहा था उस पर जोर दे रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो ओबीसी समुदाय था वो पूरा एकजुट हो रहा था, जो बहुजन समाज था वो एकजुट हो रहा था। 1990 का वो दौर चलता है, धीरे धीरे आज 2022 के चुनाव का दौर है और स्थितियां आज भी वहीं पर है। आज भी बात सामाजिक न्याय की हो रही है, लेकिन रिपोर्ट्स जो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, जो आंकड़े मैं आपको बताऊंगा, वो आपको ये बात महसूस कराएंगे कि आखिर यूपी का कुर्मी पावर कितना है। हम इलाहाबाद की बात करते हैं। इलाहाबाद के अंदर 9 सीटें हैं।
प्रतापपुर में 60,000 के आसपास कुर्मी है, सोराव में 65,000 से 70,000 के आसपास कुर्मी है। इन आंकड़ों को ध्यान से सुनिए, इसलिए क्योंकि ये आपको आपकी राजनीतिक हैसियत और आपकी राजनीतिक पैठ का ज्ञान भी कराएंगे। शहर पश्चिमी में लगभग 50,000 के आसपास कुर्मी है, फाफा मऊ में 60,000 के आसपास कुर्मी है, करछना में 85 से 90,000 के आसपास कुर्मी है, मेजा में 50,000 कुर्मी है और कोराव में 35 से 40,000 कुर्मी है। अब मैं पूरे इलाहाबाद को अगर जोड़ता हूं तो आप औसतन देखें तो 4.5 लाख से 5 लाख कुर्मी केवल इलाहाबाद में है, जिसका नाम बदल के प्रयागराज किया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस विधानसभा में 60 से 70,000 कुर्मी वोटर है, उस विधानसभा में अगर पिछड़े समाज के नाम पर वोट पड़ता है तो इस वोट प्रतिशत में यादव समाज जुड़ता है, मुस्लिम समाज जुड़ता है, अन्य पिछड़ा समाज भी जुड़ता है। तो इससे इसका प्रतिशत जो लगभग 30 बन रहा है वो चला जाता है 50। अब मैं आपको दूसरी सीट पे ले सकता हूं, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में बात करते हैं तो कुंडा में 80,000 से अधिक कुर्मी है, जहां राजा भैया का प्रतिनिधित्व है और वो लंबे समय से अपनी सत्ता बनाए हुए हैं। विश्वनाथगंज में 60,000 कुर्मी है, रानीगंज में 40,000, बाबागंज में 50,000, सदर प्रतापगढ़ में 55,000 से 60,000 कुर्मी है, पट्टी में 60 से 65,000 कुर्मी है, रामपुर खास में 70 से 75,000 कुर्मी है। अब इस आंकड़े को फिर जोड़ते हैं तो लगभग 3.5 से 4 लाख कुर्मी प्रतापगढ़ में भी मौजूद है। अब जरा अध्ययन करते हुए देखिए कि आप हर विधान, इन 2 सीटों की जिनकी अभी मैंने चर्चा की, इलाहाबाद और प्रतापगढ़, इन सभी विधानसभा सीटों पर कुर्मी अकेले चुनाव जीतने की हैसियत में खड़ा है। अगर इन लोकसभा सीटों के अध्ययन के आधार पर भी बात करें तो 3.5 से 4 लाख वोट अगर किसी को पड़ता है तो सांसदी का चुनाव भी जीतता है। तो इन 2 जगहों पर आपने इस स्थिति को समझा। अब मैं आपको लेके चलता हूं कौशाम्बी, सिराथू, चायल और मंजनपुर। इन सभी सीटों पर कुर्मी मतदाता 40,000 से अधिक हैं। तो औसतन यहां भी 1.5 लाख से 2 लाख कुर्मी वर्तमान स्थिति में कहीं ना कहीं मौजूद है। अब मैं ले चलता हूं आपको फतेहपुर, जहां जहानाबाद में 60,000 कुर्मी है, बिंदकी में 53,000 से लेके 60,000 तक कुर्मी है, खागा में 60 से 65,000 कुर्मी है, फतेहपुर सदर में 10 से 12,000 कुर्मी है, हुसैनगंज में भी 10,000 12,000 कुर्मी है और अयाज शाह में भी 15 से 20,000 कुर्मी है। इसका भी अध्ययन करते हैं तो ये आंकड़ा भी 2 लाख से ऊपर पहुंचता है। ये सीट भी मजबूत स्थिति में है। अब बांदा चलते हैं तो बांदा में बबेरू, नरैनी, तिंदवारी, इन सभी जगह पर प्रतिशत 45,000 से ऊपर है। तो फिर आप 1.5 लाख के फिगर को और क्रॉस कर जाते हैं, जहां आप 1,60,000 1,70,000 की पुख्ता आबादी के तौर पर मौजूद है। इसके बाद आप आते हैं चित्रकूट, तो वहां करवी और मऊरानीगंज में भी यही रेशियो है, 50,000 के आसपास दोनों जगह हैं। तो चित्रकूट जैसी जगह पर भी लगभग 1 से 1.5 लाख के फिगर में आप खड़े हैं। गोंडा में हम पहुंचते हैं तो गोंडा में महनौन, गोंडा, मनिकापुर, गौरा, इन सभी जगह पे एक जगह जो महनौन है वहां 60,000 कुर्मी है, गोंडा में 50,000 हैं, मनिकापुर में 40,000 हैं और गौरा में 65,000 है। तो आपका आंकड़ा फिर से 2 लाख के पास पहुंचता है। मैंने आप सभी बात की गिनी चुनी इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट और गोंडा की। इन सभी जगह की अगर आप विधानसभा सीटों का अध्ययन करें तो अगर औसतन निकाल दें तो 1 या 2 विधानसभा सीट हर जगह से छोड़ दें तो बाकी बची 3 या 4 सीटों पर या 5 सीटों पर, जैसे इलाहाबाद में 9 सीटें हैं, वहां 8 सीटों पर कुर्मी वोटर का प्रतिशत इतना है कि वो पूरे चुनाव के रुख को मोड़ सकता है। मेरी बात का मतलब समझिए, मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अकेले चुनाव जीतने की शक्ति में तो मौजूद हैं, लेकिन आपके वोट में भी बंटवारा है। लेकिन अगर ये वोट किसी एक पक्ष में मोबिलाइज होता है तो वो पूरे चुनाव का परिणाम बदल सकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो विनिंग फैक्टर है वो आपके हाथ में है, जो जीत की चाबी है वो आपके हाथ में है, जो वोट परसेंट, मतदान का जो वो प्रतिशत जो उसके परिणाम को बदलता है, जो उसके परिणाम के परसेंटेज को घटाता और बढ़ाता है, वो रेशियो आपके पास है। अब मैं आपसे बात करता हूं बलरामपुर की। तो बलरामपुर में भी उतरौला हो गया जहां पर 45,000 कुर्मी है, तुलसीपुर में 25,000 कुर्मी है, गैंसडी में भी 25 से 30,000 कुर्मी है और बलरामपुर सदर में भी 30 से 35,000 कुर्मी है। तो फिर ये आंकड़ा पहुंचा 1.5 लाख के आसपास। पिछले तमाम आंकड़ों को आप याद रखिए, वीडियो बैक करके भी आप देख सकते हैं। बहराइच पर हम बात करते हैं। बहराइच में नानपारा में 45,000 से 50,000 कुर्मी,
मटेरा में भी 45,000 कुर्मी, बहराइच में 40,000 कुर्मी, बल्हा में 30 से 35,000 कुर्मी और कैसरगंज में फिर 40,000 कुर्मी। तो ये आंकड़ा पहुंच गया आपका 2.5 लाख के आसपास। अब हम आएंगे श्रावस्ती, जहां भिनगा और श्रावस्ती में भिनगा में 60,000, श्रावस्ती में 40,000, तो आंकड़ा फिर 1 लाख के ऊपर। अब बात करते हैं फैजाबाद। तो फैजाबाद में बीकापुर में 35,000 कुर्मी है, गोसाईगंज में 35,000 से 40,000 है, मिल्कीपुर में यहाँ पर थोड़ा सा प्रतिशत कम दिखता है, मिल्कीपुर में 8,000 आबादी है कुर्मी की। लेकिन अयोध्या में जो इस देश के धर्म की धार्मिक धुरी भी मानी जा रही है, वहाँ भी 30,000 कुर्मी है। और ये वो मतदाता है जिसका एक ही धर्म है, इसका धर्म है खेती, किसानी, प्रकृति से जुड़ा हुआ मतदाता। अब इसके बाद हम सुल्तानपुर पहुंचेंगे। तो सुल्तानपुर सदर में है 55 से 60,000 कुर्मी, कादीपुर में है 35,000 कुर्मी, लंबुआ में 30,000 कुर्मी, सुल्तानपुर में भी 27,000 कुर्मी और इसौली में 17,000 कुर्मी। तो ये आपका आंकड़ा फिर से पहुंच गया 1,40,45,000 के आसपास। अब मैं अंबेडकर नगर की बात करता हूं तो कटेरी में 80,000, टांडा में 40,000, अकबरपुर में 70,000, जलालपुर में 40,000, आलापुर में फिर 30,000। तो आंकड़ा पहुंच गया आपका 2,70,000 के आसपास। इसके बाद हम आते हैं बाराबंकी, जहां कुर्सी पर है 70,000, रामनगर में 45,000, बाराबंकी में 60,000, जैदपुर में भी 72,000, हैदरगढ़ में 35,000, दरियाबाद में 25,000। यह आंकड़ा पहुंचता है 3 लाख से ऊपर, लगभग 3,40,000 के आसपास, 3,30,000 के आसपास। ये वो जातिगत आंकड़े और फिगर्स हैं जिनकी मैं अभी तक आपसे बात कर रहा हूं, जो अनुमानित हैं। संख्या इनसे भी ज्यादा हो सकती है, ये न्यूनतम के आंकड़े हैं। इसके बाद हम अमेठी पहुंचते हैं। तो अमेठी में भी लगभग आप देखें तो गौरीगंज में 15,000, तिलोई में भी 15,000, अमेठी में 40,000, जगदीशपुर में 10,000 के आसपास कुर्मी है। रायबरेली में चलते हैं तो सलोन में 50,000, बरछवा में 65,000, ऊंचाहार में 40,000। तो कुर्मियों की जो संख्या है वो आप देख रहे हैं कि इन तमाम विधानसभा सीटों पर कहीं भी औसतन 35 से 40,000 या 50,000 भी लेके चलें तो कम नहीं है उससे। अगली सीट पर आते हैं तो हम सोनभद्र की बात करें या उससे पहले हम मिर्जापुर की बात करते हैं, जहां से अनुप्रिया जी सांसद भी हैं। मिर्जापुर में मड़िहान में लगभग 1 लाख कुर्मी पटेल वोटर है। अब 1 लाख मतदाता जिस विधानसभा सीट पर हो, वहां अगर पटेलों की कोई वर्चस्ववादी चुनावी पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव का परिणाम तो पहले ही घोषित है। उसके बाद सदर मिर्जापुर में देखते हैं तो 20,000, छानवे में देखते हैं तो 30,000, मंझवा में भी 30,000, चुनार में 1,35,000। तो सिर्फ अगर मिर्जापुर की बात करें तो 3,40,000 के आसपास मिर्जापुर में कुर्मी मौजूद है। सोनभद्र में आते हैं तो रॉबर्ट्सगंज में 25,000, घोरावल में 40,000, ओबरा में भी 15,000, दुद्धी में भी 15,000 के आसपास। तो ये एक आंकड़ा लगभग 1.5 लाख के पास आप फिर पहुंचते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं भदोई, जहां औराई में 20,000 कुर्मी है, भदोई में 10,000 है, ज्ञानपुर में 25,000। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं वाराणसी, और यहां मैं आपसे करूंगा कुछ जरूरी बात, क्योंकि वाराणसी वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री मोदी खुद सांसद हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के बेहतर भविष्य का सूर्योदय होता है, और वो सूर्योदय अचानक नहीं होता है। इसके पीछे बड़ी लंबी जातीय राजनीति काम करती है, जातीय पॉलिटिक्स का गणित काम करता है, बड़े बड़े दिग्गज रिसर्चर काम करते हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी तक ये बात पहुंचाते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की जो सर्वश्रेष्ठ कुर्सी है मुख्यमंत्री की, और उत्तर प्रदेश में जो बाकी प्रतिनिधित्व है केंद्र सरकार का, उसका जो रास्ता है वो कुर्मी वोट बैंक से होकर ही जाता है। यही वजह है कि 2014 में नरेंद्र मोदी कृष्णा पटेल के साथ गठबंधन करते हैं और वाराणसी में उनके साथ ही मंच पर आते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से 2014 में केजरीवाल बड़ा वोट पाने के बाद भी मोदी का वोट परसेंटेज ज्यादा निकलता है और वो बड़ी जीत हासिल करते हैं। यही वो बड़ी वजह है जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वोट प्रतिशत में लगभग 7.5% का इजाफा करती है। अब इस वजह को मैं आपको आंकड़े के तौर पर समझाता हूं। वाराणसी की रोहनिया सीट पर है 1 लाख कुर्मी, सेवापुरी सीट पर भी 1 लाख कुर्मी, पिंडरा पर भी 1 लाख कुर्मी, शिवपुर में 40,000, असगरा में 45,000 और वाराणसी कैंट में 30,000। अब जरा जोड़िए कि क्या ये आंकड़ा 5 लाख के आसपास पहुंचता है,
और अब सोचिए और याद करिए कि प्रधानमंत्री मोदी को कितना वोट मिला था। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके बाद मैं आपको जौनपुर ले चलूंगा, जहां आपसे बात करेंगे मडियाऊं पर 70,000 कर्मियों की मौजूदगी, मछली शहर में 30,000, शाहगंज में 14,000, बदलापुर में 16,000, मुगरा बादशाहपुर में 80,000, केराकत में 35,000, मल्हनी में 30,000, जाफराबाद में 40,000। तो यहां भी आंकड़ा 3 लाख के आसपास पहुंच जाता है। चंदौली चलते हैं, चंदौली में मुगल सराय में 40,000 कुर्मी है, चकिया में 15,000 और सैयद रजा में भी 15,000 के आसपास कुर्मी है। तो यहां भी जो आंकड़ा है वो लगभग 1 लाख के आसपास पहुंचता दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम पहुंचते हैं झांसी, जहां मौरानीपुर में भी 40,000, गरौठा में 15,000 और बबीना में 4,000। ये 3 सीटें झांसी की, जहां कुर्मियों का प्रतिशत 70 से 80,000 के तौर पर मौजूद, संख्या जो है 80,000 के आसपास। ललितपुर पहुंचते हैं तो महरौनी में 50,000 कुर्मी हैं, ललितपुर में 10,000 हैं, माधवगढ़ में 20,000 हैं। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं जालौन, जहां जालौन में उरई की एक सीट पर 25,000 कुर्मी है। कानपुर देहात में सिकंदरा में 50,000 है, भोगनीपुर में 30,000 है, अकबरपुर रनिया में भी 10,000 के आसपास है। कानपुर नगर में घाटमपुर में 50,000 है, बिल्लौर में 40,000 है, महाराजपुर में 30,000 है। ये प्रतिशत जोड़े तो कानपुर का आंकड़ा भी लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास कुर्मी वोट बैंक का निकलता है। कन्नौज में, कन्नौज की सीट पर भी लगभग अगर आप देखें प्रतिशत के आधार पर तो 80 से 90,000 कुर्मी मौजूद है। इसके बाद आजमगढ़ पहुंचते हैं तो अतरौलिया में 50,000, गोपालपुर में 15,000, समड़ी में 50,000। तो आजमगढ़ में भी आपका जो कुर्मी पावर, जो पटेल पावर का मीटर है, वो 1 लाख से ऊपर का स्कोर दिखाता है। इसके बाद मऊ पहुंचते हैं तो मऊ में भी, मधुबन में 40,000, घोसी में भी 40,000, कुशीनगर पहुंचते हैं तो पडरौना में 30,000, हाटा में 40,000, कुशीनगर में 35,000। ये संख्या और ज्यादा भी हो सकती है। रामपुर पहुंचते हैं तो बिलासपुर में 50,000, मिलक में 30,000, सीतापुर पहुंचिए तो मोहाली में 70,000, महमूदाबाद में 80,000, पीलीभीत पहुंचिए तो बीसलपुर में 60,000, बरखेड़ा में फिर 50,000, उन्नाव पहुंचते हैं तो भगवंत नगर में 60,000, बांगरमऊ में 40,000, पुरवा में 30,000, जिला देवरिया पथरदेवा पहुंचते हैं तो फिर 1 लाख कुर्मी, रामपुर खारखाना पहुंचते हैं तो 70,000, रुद्रपुर पहुंचते हैं तो 40,000। इसके बाद बरेली आइए तो बरेली में 50,000, बहेड़ी में 90,000, भोजीपुरा में फिर 1 लाख से ऊपर मीटर है, नवाबगंज में फिर 1 लाख से ऊपर मीटर है। तो लगभग अभी तक जब मैं आपसे बरेली की बात कर रहा हूं तो बरेली में भी मैं देख रहा हूं कि लगभग 3.5 से 4 लाख कुर्मी है और लगभग 3 सीटें ऐसी हैं जिन पे 1 लाख से अधिक कुर्मी मौजूद है। बस्ती में आते हैं तो बस्ती में 40,000 हैं, बस्ती के कप्तानगंज में भी 45,000 हैं, रुधौली में 50,000 हैं। तो यहाँ भी जो मीटर है वो 1,60,000 पहुंच रहा है। गोरखपुर, जहां योगी आदित्यनाथ अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, वहां पिपराइच में भी 60,000 कुर्मी है, सहजनवा में भी 40,000 कुर्मी है। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ पूर्वी में भी 60,000 हैं, मोहनलालगंज में के आसपास भी आप देखेंगे तो 45 से 48,000 कुर्मी है। महाराजगंज में फरनेंदा, महाराजगंज और पनियारा, इन सभी जगह 55 से 60,000 कुर्मी है। तो मैं 1000 बोलते बोलते थक चुका हूं और लगभग आपको अब तक 170 सीटों का विवरण दे चुका हूं। अब इन 170 सीटों के औसतन पर जब मैं आता हूं तो मैं फिर यही पाता हूं कि हर सीट पर लगभग 40,000 50,000 कुर्मी मौजूद है। इन 153 सीटों में से लगभग 16 सीटें ऐसी हैं जिन पर कुर्मी 1 लाख से ज्यादा मौजूद है। इनमें से लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें कुर्मी 55 से 70,000 के रेशियो में। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब 153 सीटों पर जो जातीय समीकरण इतना मजबूत तौर पर खड़े हैं, उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व इतना दमदार क्यों नहीं है? तो अब सारी बात मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकता हूं। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि यूपी का जो कुर्मी पावर है, जो पटेल पावर है, वो लगभग 153 से 170 सीटों पर इस मजबूत स्थिति में खड़ा है कि वो किसी भी पार्टी को जिताने, हराने और चुनावी समीकरण बदलने की हैसियत रखता है। इसके बाद के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि इतनी दमदार सीटों की संख्या, बड़े प्रतिनिधित्व होने के बाद भी आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों पिछड़ा पटेल समाज। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि जो समाज आजादी के समय से
क्रांति के दौर से इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहा था, राजनीतिक सत्ता में भी लंबे समय तक मौजूद रहा, मगर उसको अपने जातिगत सम्मान और राजनीतिक सम्मान पूरी तरह से क्यों नहीं मिल पाए? आखिर वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से कुर्मी अभी तक उत्तर प्रदेश को अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाए? फिलहाल इन सभी सीटों पर मेरे इस वीडियो के खत्म होने के बाद एक बार फिर से गौर करिएगा और जानने का प्रयास करिएगा कि जो आबादी इन सभी सीटों पर, जो प्रतिशत इन सभी सीटों पर पटेलों का है, उसके बाद भी पटेलों की एकता क्यों नहीं बनती है? इन 153 से लेकर 70 सीटों पर जिन पर आपने मैंने ब्यौरा दिया, इन पर यह भी देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ज़्यादातर सीटें जीती है, लेकिन इस बार बात उस जैसी नहीं होने वाली है, क्योंकि पिछड़ों का ये वोट अब गठबंधन में दूसरे खेमे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 हफ्तों में अगर समीकरण बदलने की बात करें तो तमाम मीडिया संस्थान के सर्वे भी ये बात बताते हैं कि जो मीटर पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ झुका हुआ था, उसकी सुई अब अखिलेश की तरफ घूमती जा रही है। फिलहाल हम किसी के हारने या जीतने का दावा नहीं कर रहे हैं, मगर ये बात आपको जरूर समझा रहे हैं कि 2022 में जीत और हार का जो भी निशान होगा, उसको तय करने की स्थिति में यही 17% कुर्मी वोटर है, जो लगभग 153 सीटों के रुख बदलेगा। बाकी अपडेट्स के लिए और पिछले समाज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और हर पिछड़े समाज के व्यक्ति तक, हर कुर्मी समाज के व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचाकर बताने का काम करिए कि उसका जनसंख्या प्रतिनिधित्व, उसकी राजनीतिक हैसियत और उसका सामाजिक जो दबदबा है वो किस स्थिति पर मौजूद है। बोलतंत्र के साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए और बाकी जानकारियां हमारे साथ साझा करते रहिए। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं कुर्मी समाज के मुख्यमंत्री ना बनने पाने की बड़ी वजह के साथ।